नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता है में आप सबका स्वागत है। कहीं पर हिंसा, कहीं खून खराबा, कहीं सुपारी किलिंग की साजिश। आज खबरों की दुनिया में यही शब्द घूमते रहे हैं। आज मैं आपको अगले 1 घंटे में दिखाऊंगा कि नुपुर शर्मा विवाद के बाद आज जुम्मे की नमाज के बाद दुआएं कम बरसी, पत्थर ज्यादा बरसे। आखिर क्यों हुआ? यह भी आपको दिखाऊंगा कि जिस ओवैसी को कांग्रेस बीजेपी की बी टीम कहती थी, वो ओवैसी कांग्रेस के साथ चले गए हैं। क्यों ऐसा हुआ? और यह भी आज आपको दिखाऊंगा जो एक बेहद अहम खबर है कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से कैसे पाकिस्तान की साजिश वाले तार अब सामने आ चुके हैं। इस वक्त हमारे पास एक बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीर है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में मास्टरमाइंड माने जाने वाले लॉरेंस बिश्नोई की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है। अदालत में जाते हुए और अदालत से निकलते हुए बिश्नोई से पत्रकारों ने बार बार पूछा, लेकिन बिश्नोई खामोश रहा। लॉरेंस बिश्नोई की इतनी क्लोज तस्वीर आपने नहीं देखी होगी। सुनिए क्या कुछ हुआ वहां पे। आपको कई सारे आरोप लग रहे हैं। मूसेवाला की हत्या की साजिश आपको बताया जा रहा है कि आप उसके मास्टरमाइंड हैं। लॉरेंस कुछ कहोगे इस पे आप? लॉरेंस कुछ कहना है इस पे आपके जो आरोप लगे हैं आप पे? आपको नहीं चला भाई, नहीं जा रहा सर, नहीं आरोपी बताया गया कि आपने लॉरेंस कुछ कहोगे आप? लॉरेंस कुछ कहना है इस पे आपको? लॉरेंस आरोप आपके ऊपर आया है। लॉरेंस आप सलमान खान को क्यों मानना चाहते हैं? लॉरेंस सलमान खान को क्यों मानना चाहते हैं? न जाते हुए और न ही आते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि दिल्ली पुलिस ये कह चुकी है कि मास्टरमाइंड सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड का लॉरेंस बिश्नोई है। सारा मामला सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ा हुआ है। मूसेवाला की हत्या के 12 दिन हो चुके हैं। हत्यारों की तरफ पुलिस और खुफिया एजेंसियों के हाथ बढ़ भी रहे हैं। फिर भी ये सवाल बना हुआ है कि हत्या का कारण क्या है, क्यों हत्या की सुपारी दी गई। हमारा आज का सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। आपको सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का कारण क्या लगता है? आपके सामने 3 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गैंग वॉर का नतीजा है, ऑप्शन बी पाकिस्तान की साजिश है और ऑप्शन सी है प्रशासनिक लापरवाही हुई है। आप एबीपी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर जाकर अपने जवाब जरूर दीजिए। आपके फाइनल जवाब में शो के आखिर में जरूर दिखाऊंगा। सवाल एक बार फिर दोहराता हूं, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का कारण आपको क्या लगता है? इन 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। आगे बढ़ते हैं। मूसेवाला की हत्या पंजाब में हुई। उसका लिंक जुड़ा कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ से। वो गोल्डी बराड़ जिसने हत्या के कुछ घंटों के बाद ही सोशल मीडिया पर मूसेवाला मर्डर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी और इसे विक्की बिद्दूखेड़ा की हत्या का बदला बताया था। कौन है ये गोल्डी बराड़ और इसका लॉरेंस बिश्नोई से क्या है कनेक्शन? सलमान खान को मिली धमकी वाली चिट्ठी में भी गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया। ये कहानी जितनी फिल्मी है, उसके किरदार उतने ही ज्यादा रहस्यमयी। आप देखिए इस रहस्य को डिकोड करने वाली ये बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिससे साबित होता है कि सलमान खान और सिद्धू मूसेवाला इन दोनों को मारने के लिए एक बहुत बड़ा गैंग, जो कि युवाओं का गैंग है जिनकी उम्र 30 साल से भी कम है, वो पीछे पड़ा हुआ था। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई और सब कुछ बदल गया, लेकिन हत्या की ये कहानी पंजाब और वहां के गैंग वॉर का सच जरूर सामने ले आई। वो सच जिसमें टारगेट पर हैं हीरो और खून बहाने वाले हैं विलेन। पहले आप इस कहानी के 5 किरदारों को जान लीजिए। इस कहानी में है 2 हीरो और 3 विलेन। इस कहानी में है 2 नायक। पहले बात नायकों की। सिद्धू मूसेवाला जो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का पिछले 5 साल से बेताज बादशाह था। दौलत, शोहरत, रुतबा सब कुछ उसके पास था। दूसरे नायक हैं सलमान खान जो बॉलीवुड के सुल्तान हैं।
सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में गैंगस्टर्स के दबदबे को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। मूसेवाला की हत्या की साजिश के तार कनाडा से लेकर तिहाड़ जेल और पाकिस्तान तक जुड़ रहे हैं। तो हत्या के लिए आए 8 शूटर्स पंजाब, हरियाणा और पुणे से आए थे। गोली चलाने वाले तो मोहरा भरे हैं, इन मोहरों को चलाने वाले हैं असली खलनायक, वो विलेन जो न सिर्फ पंजाब में बल्कि कई राज्यों में खून की होली खेलते रहे हैं। इस कहानी का पहला विलन है गैंगस्टर सतविंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़, वो शख्स जिसने कनाडा से सोशल मीडिया पोस्ट डालकर मूसेवाला मर्डर की जिम्मेदारी ली। दूसरा विलन है लॉरेंस बिश्नोई, जो लंबे वक्त से तिहाड़ जेल में बंद है। पुलिस को शक है कि लॉरेंस ने ही भारत में मूसेवाला हत्या को अंजाम तक पहुंचवाया। तीसरा विलन है लक्की पटियाल, जो बम्बीहा ग्रुप का सरगना है और अब लक्की पटियाल ने मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की बात कही है। ये कहानी शुरू होती है बम्बिया गैंग की लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के साथ दुश्मनी से। गोल्डी बराड़ के कजन गुललाल बराड़ की बम्बिया गैंग ने हत्या कर दी। इसी गैंग के चलते ही गोल्डी बराड़ को कनाडा भागना पड़ा। कहा जा रहा है कि बम्बिया गैंग का संरक्षण मूसेवाला को था और यही बात गोल्डी बराड़ को पसंद नहीं आ रही थी। सतविंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ 1994 में पैदा हुआ और बीए की डिग्री हासिल कर चुका है। गोल्डी की 5 अलग अलग तस्वीरें पंजाब पुलिस के डॉजियर में हैं। गोल्डी बार बार अपना हुलिया बदलता रहता है। गोल्डी A+ कैटेगरी का गैंगस्टर है और कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। गोल्डी पर पंजाब में कुल 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब पुलिस ने एक डोजियर तैयार किया है। इस डोजियर में उसके गुनाहों की पूरी कुंडली है। पंजाब पुलिस ने गोल्डी का जो डोजियर तैयार किया है, उस डोजियर में उसके 12 साथियों का भी खुलासा किया है। इन साथियों में सबसे पहला नाम जो है वो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। इसके अलावा इस डोजियर में राजस्थान के गैंगस्टर संपत नेहरा का भी नाम है, जिसने मुंबई में साल 2018 में आकर अभिनेता सलमान खान के घर की रेकी की थी। हाल ही में सलमान खान को जो धमकी मिली है उसमें गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। यहीं से जुड़ता है सलमान की धमकी और मूसेवाला की हत्या का कनेक्शन। ये सीसीटीवी फुटेज 7 अगस्त 2021 का है। इस वारदात में अकाली नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या की गई थी। आरोप बम्बिहा गैंग पर लगा था। बताया जाता है कि विक्की मिद्दू खेड़ा लॉरेंस बिश्नोई का कॉलेज के दिनों का साथी था। इस हत्याकांड में मूसेवाला के मैनेजर की भूमिका भी सामने आई थी, जो बाद में देश छोड़कर भाग गया। लॉरेंस और गोल्डी को शक था कि मैनेजर के भागने में मूसेवाला ने मदद की। इस हत्या ने लॉरेंस और गोल्डी बराड़ गैंग को साथ आने का मौका दिया, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक ही था, बम्बिहा गैंग, और टारगेट बने सिद्धू मूसेवाला। पंजाब में पिछले 1 दशक में पढ़े लिखे नौजवान अपराध की ओर बढ़ रहे हैं और बढ़ रहा है गैंगस्टर कल्चर। लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर गोल्डी बराड़ या फिर लक्की पटियाल, तीनों पढ़े लिखे हैं। तीनों की उम्र 30 के करीब है और तीनों ही भगत सिंह को अपना आदर्श बताकर इनकलाब की बात करते हैं। लेकिन इनका असल मकसद नौजवानों को गुमराह कर उन्हें अपराध के दलदल में धकेलना है। अब तक ये खबर आप तक आती रही कि गैंगवॉर में सिद्धू मूसेवाला की जान गई, लेकिन इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा आज हुआ है। खुफिया जांच एजेंसियों के सूत्रों से एबीपी न्यूज को ये जानकारी मिली है कि मूसेवाला हत्या में पाकिस्तान और वहां की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा, जिसके लिए वो भारत में काम किया करता था। रिंदा पहले महाराष्ट्र के नांदेड़ में रहकर उगाही करता था, लेकिन 2018 में वो लाहौर चला गया और वहां ISI के लिए काम करने लगा। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक ISI ने रिंदा को बब्बर खालसा की कमान भी सौंप दी है। इसीलिए खुफिया एजेंसियों को अब ये लगता है कि हिंदुस्तान में अस्थिरता फैलाने के लिए ISI के कहने पर ही रिंदा ने ये काम लॉरेंस बिश्नोई को सौंपा होगा और उसने इसको अंजाम तक पहुंचाया। लॉरेंस बिश्नोई का सीधा कनेक्शन कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ से सामने निकला है। और अब बात एक और बराड़ की करेंगे, जिसका नाम सलमान खान को धमकी वाले मामले में सामने आया है। पुलिस ने आखिरकार उस शख्स की कुंडली
ढूंढ निकाली है जिसने सलमान और उनके पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। वो शख्स कौन है और कहां है, इसी पर देखिए मेरे सहयोगी सूरज ओझा की यह खास रिपोर्ट। सलमान खान धमकी मामले में सबसे बड़ा खुलासा। सलमान को मारने मुंबई आए थे 3 हत्यारे। लॉरेंस के खास आदमी ने भेजी थी धमकी वाली चिट्ठी। सलमान का यही जलवा लॉरेंस बिश्नोई को जहर लगता है, इसलिए उसने मूसेवाला को मारने के बाद सलमान को मौत के घाट उतारने की साजिश रची थी। लेकिन उसके खौफ की चर्चा हर ओर हो, इसीलिए उसने ये चिट्ठी भिजवाई। शक पहले से था कि इस एलबी का मतलब लॉरेंस बिश्नोई है और जीबी मतलब गोल्डी बराड़। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसके बाद ये शक यकीन में बदल गया और पुलिस ने उस शख्स का नाम भी ढूंढ निकाला जिसने लॉरेंस के कहने पर धमकी वाली चिट्ठी भेजी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि विक्रम बराड़ है, राजस्थान का मशहूर गैंगस्टर जिस पर हत्या समेत 24 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक पुणे पुलिस ने जिस गैंगस्टर महाकाल को गिरफ्तार किया उसने पूछताछ के दौरान बताया कि लॉरेंस के करीबी ने ही सलमान खान को धमकी भरी चिट्ठी लिखी थी और इस काम के लिए राजस्थान के जालौर से 3 लोगों को हायर किया गया था, जिसमें से एक जन ने चिट्ठी रखने का काम किया। इस बीच खबर ये भी है कि गुर्गों का सरगना विक्रम बराड़ सलमान को धमकी देने के बाद देश छोड़कर फरार हो गया। पहले खबर ये थी कि वो गोल्डी बराड़ के पास कनाडा में है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक विक्रम ऑस्ट्रिया में मौजूद है और सिग्नल ऐप के जरिए दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं। विक्रम भले ही भाग गया हो, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम कि चिट्ठी रखने वाले गुर्गे मुंबई में ही हैं और या किसी बड़ी साजिश के तहत शहर में ही रुके हुए हैं। इसलिए सलमान की जान को खतरा बरकरार है और चिंता इसलिए भी है क्योंकि ये बात अब सामने आ रही है कि लॉरेंस ने सलमान को मौत के घाट उतारने के लिए स्नाइपर राइफल भी खरीदी थी। लॉरेंस ने सलमान को मारने के लिए 2018 में ही राजस्थान के अपने शूटर संपत नेहरा को मुंबई भेजा था। संपत ने सलमान के घर की रैकी भी की थी, लेकिन सलमान के करीब नहीं पहुंच सका था। संपत के पास पिस्टल थी, इसलिए वो ज्यादा दूर से निशाना नहीं लगा सकता था। जिसके बाद संपत ने अपने गांव के दिनेश फौजी नाम के शख्स से स्प्रिंग राइफल मंगवाई। अनिल पांड्या नाम के गैंगस्टर ने 3 से 4 लाख में ये राइफल मुहैया करवाई थी। उसका अभी तक जो रोल आया है, उसने शूटर्स ऑर्गेनाइज कराने में कोऑर्डिनेट किया है और लेटर वाले में भी उसका कुछ रोल है, वो भी हम प्रोब कर रहे हैं और महाराष्ट्र पुलिस इस पे फर्दर काम कर रही है। स्प्रिंग राइफल स्नाइपर राइफल का ही एक वर्जन है जिसकी मदद से दूर से ही टारगेट को खत्म किया जा सकता है और मुमकिन है कि संपत नेहरा भी इसी कोशिश में था कि सलमान जब साइकिल पर निकले तब मौका देखकर उन्हें दूर से गोली मार दी जाए या फिर जब वो अपनी छत पर फैंस का अभिवादन करने आए तभी मौके को भुनाया जाए। हालांकि मंसूबे कामयाब होते उससे पहले ही वो सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ गए। कहानी में साजिशों के कई पन्ने हैं जिसे समझने के लिए पुणे पुलिस दिल्ली में है और लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई। अब गैंगवार की खबरों से बाहर निकलते हैं और आपको उस सियासी वार पलटवार की तरफ ले चलते हैं जो राज्यसभा की वोटिंग के लिए आज हुई है। इस वक्त राजस्थान से एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है। कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी चुनाव जीत गए हैं। 3 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के चुनाव जीत गए हैं और सबसे बड़ी बात यह कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे सुभाष चंद्रा जो कि जी ग्रुप के मालिक हैं, वो ये चुनाव हार गए हैं। उनको मात्र 30 वोट ही मिल पाए। वहीं बीजेपी के घोषित उम्मीदवार घनश्याम तिवारी भी चुनाव जीत गए हैं। तो 3 कांग्रेस के जीते, 1 भारतीय जनता पार्टी का जीता और निर्दलीय सुभाष चंद्रा ये चुनाव हार गए हैं। हमारे पास जानकारी यह है कि रणदीप सुरजेवाला को 43 वोट मिले, मुकुल वासनिक को 42 और प्रमोद तिवारी को 41 वोट मिले। इसी तरीके से घनश्याम तिवारी को भी 43 वोट मिले हैं, लेकिन सुभाष चंद्रा वो मात्र 30 वोट ही 30 विधायकों का समर्थन ही हासिल कर पाए और ये चुनाव उनको हारना पड़ा है। बीती बार सुभाष चंद्रा हरियाणा से चुनकर पहुंचे थे,
लेकिन इस बार राजस्थान में वो कमाल नहीं दिखा पाए। तो रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक राज्यसभा के सदस्य होंगे बीजेपी के घनश्याम तिवारी के साथ साथ राजस्थान से। उधर महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती अब तक शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन महाराष्ट्र में चौंकाने वाला पैंतरा AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का रहा है। कांग्रेस ओवैसी के बारे में कहती रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, यानी उनको मदद करते हैं, लेकिन ओवैसी के पार्टी के विधायकों ने महाराष्ट्र के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी के लिए वोटिंग की है ना ये बड़ी खबर। जबकि जमाने से ओवैसी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर बेहद हमलावर रहे हैं। कैसे ओवैसी बन गए कांग्रेस की बी टीम, इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस बिल्कुल अब कमजोर हो चुकी है। अब कांग्रेस को आप चाहे दुनिया का सबसे बड़ा कैल्शियम का इंजेक्शन भी देंगे तो कांग्रेस में जान आने वाली नहीं है। का एक काम करो, इलेक्शन के बाद कल में तुमको जगह बनाएंगे तुम्हारे लिए आना चाहिए। 15 साल नंबर 1 पार्टी थे महाराष्ट्र में, आज नंबर 3 की पार्टी आप बने हुए। हमको देखते कि उनको टीम याद आती है, उनको बी टीम, कभी ये टीम, कभी वोट कटवा। जो वोट कटवा ओवैसी साहब को इस्तेमाल किया था। इनके लीडर जिनका नाम राहुल गांधी है, कैसा हाल? हर सियासी जलसे में जिस कांग्रेस के खिलाफ आप चीख चीख कर तकरीर करते हैं, अब महाराष्ट्र में आपकी पार्टी उसी कांग्रेस के साथ राज्यसभा चुनाव में खड़ी हो गई है। क्या आपको अब कांग्रेस में उम्मीद नजर आने लगी है? ये जो ड्रामा कंपनी है ये इसलिए कामयाब हो रही है क्योंकि कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस खत्म होने के दहाने पे आ चुकी है। कांग्रेस में कोई लड़ने का जज्बा बाकी नहीं रहा। कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। ऐसी क्या मजबूरी थी ओवैसी साहब कि आपको उन राहुल गांधी की पार्टी का हाथ पकड़ना पड़ा जिनके नेतृत्व को आप हर रैली, हर तकरीर में खारिज करते आए हैं? अगर समंदर में कश्ती डूबती है तो सबसे पहले जो उस कश्ती का जो कैप्टन होता है, वो उस कश्ती में जो लोग होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए काम करता है कि भाई तुम पहले जाओ, ये लाइफ बोट लो, अपनी जान बचाओ, निकलो यहां से। मगर ये वाहिद पार्टी है जिसका कैप्टन पार्लियामेंट के इलेक्शन के नतीजे आने के बाद अपनी डूबती हुई जलती हुई किश्ती को छोड़कर पहले साहिल पर कूदा। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसके नेता ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। बीजेपी की जीत के पीछे बड़ी वजह ओवैसी को बताते हैं और अब एक सीट के लिए उन्हें ओवैसी के दर पर जाना पड़ा। ए टीम कौन, बी टीम किसकी, ये बात सी फॉर कांग्रेस जानती है, तो फिर ओ फॉर ओवैसी के पास क्यों गई? दरअसल इसके पीछे है पी फॉर पॉलिटिक्स। महाराष्ट्र विधानसभा में AIMIM के 2 विधायक हैं। AIMIM ने राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का समर्थन किया है। AIMIM के दोनों विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी को वोट दिया। महाविकास आघाड़ी जिसके अंदर शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र के अंदर है, उन्हें वोट देने का फैसला लिया है। लेकिन हमारी कुछ शर्तें थी, जैसा हमारे जो 2 विधायक है धुलिया और मालेगांव के, इनके क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। गजब लोकतंत्र है। क्षेत्र के विकास का सौदा वोट देकर किया जा रहा है। कांग्रेसी उम्मीदवार मुस्लिम हैं, तो पार्टी भी अच्छी और उम्मीदवार भी अच्छा, और इसके बाद भी ओवैसी सेकुलरिज्म और संविधान की दुहाई देंगे। वैसे ओवैसी और कांग्रेस का याराना नया नहीं है। साल 2008 में AIMIM यूपीए का हिस्सा बनी थी, लेकिन उस वक्त ओवैसी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद थे। साल 2012 में माहौल को भांपते हुए ओवैसी ने यूपीए का साथ छोड़ दिया।
विवाद दरअसल हैदराबाद के महालक्ष्मी मंदिर को लेकर था, जहां पर महालक्ष्मी मंदिर पर शेड का निर्माण हुआ, उसे ओवैसी महालक्ष्मी मंदिर का एक्सटेंशन बता रहे थे और इसी विवाद के चलते उन्होंने यूपीए छोड़ दिया। 2014 के बाद से ओवैसी लगातार अपनी पार्टी का विस्तार दूसरे सूबों में कर रहे हैं। ओवैसी के आने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा कांग्रेस और रीजनल पार्टियों को नुकसान पहुंचाता रहा है और इसीलिए कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहती है। लेकिन अब वही ओवैसी उन्हें अच्छे लगने लगे। सवाल वोट का जो है। जुमे की नमाज के बाद साजिशों के पत्थर क्यों उछले? वो कौन लोग हैं जो देश की अमन और शांति को नफरत और हिंसा के पत्थरों से लहूलुहान करना चाहते हैं? जब एक बार नुपुर शर्मा के विवादित और आपत्तिजनक बयान को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा हो गया, उन्होंने भी अफसोस जता दिया, तो फिर मुस्लिम समाज को भी था कि वो सब्र करे और समझ का परिचय दे, कानून व्यवस्था का पालन करे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे कि पूरा का पूरा समाज इंतजार कर रहा था जुमे की नमाज का भीड़ इकट्ठा होने का। और कई शहरों से खबरें आई आज दिन भर जिस तरीके से माहौल वहां का बिगड़ा। नतीजा यह हुआ कि शहर दर शहर आज साजिशों वाली हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं, जो भारत का सर शर्म से शर्मसार करती है। ये तस्वीर रांची की है, जहां मुस्लिमों के प्रदर्शन के बाद जमकर हिंसा हुई। दरअसल यहां लोगों से बयान के विरोध में दुकानें बंद रखने को कहा गया था और दुकानें बंद कराने को लेकर हिंसा भड़क गई। मंदिर का बाहर है, सब ठेला है, हम लोग का प्रसाद दुकान है, मेरा भी दुकान है, इसमें पूरा पलट दिया। देखिए, पर हम लोग जब उसको बोले कि ये हम लोग का दुकान है, हम लोग का पेट चलता है यहाँ से, तब हम लोग में ना पत्थर चलाया और पूरा चला। हालात इस कदर बिगड़ गए कि रांची में कर्फ्यू लगाना पड़ा। कुछ ऐसी ही तस्वीर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी नजर आई। यहाँ भी आगजनी की कई घटनाएं हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक वैन को भी फूंक दिया। उन्मादी भीड़ ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बवाल की शुरुआत दिल्ली से हुई, जहां जामा मस्जिद में नमाज के बाद सैकड़ों लोग नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सीढ़ियों पर प्रदर्शन करने लगे। हाथों में पोस्टर लिए ये लोग नारेबाजी कर रहे थे। बढ़ती हुई भीड़ को देखकर पुलिस ने हालात को काबू में किया। कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट हमेशा ही रहती है फ्राइडे नमाज के समय, और इस बार भी थी पुलिस की डिप्लॉयमेंट, और हम लोग हर कंटिजेंसी के लिए, इमरजेंसी के लिए तैयार रहते हैं। इनको तुरंत वहाँ से तितर बितर किया गया। 10 से 15 मिनट के अंदर, विद इन 10 to 15 मिनट्स सारी भीड़ को वहाँ से हटा दिया गया था। महाराष्ट्र में भी कई शहरों में नुपुर शर्मा के बयान को लेकर मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया। नवी मुंबई में महिलाएं सड़क पर उतरी। तो शोलापुर में हजारों की संख्या में लोग कलेक्टर के दफ्तर के सामने पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। इस भीड़ में बच्चे भी शामिल थे। भीड़ का नेतृत्व ओवैसी की पार्टी के स्थानीय नेता कर रहे थे। हैदराबाद में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखी। जुमे की नमाज के बाद हजारों लोग चार मीनार के पास जमा हो गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, भोजपुर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, बिहार के आरा, पंजाब के लुधियाना, कर्नाटक के कलबुर्गी समेत देश में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल रहा। कई जगह हिंसा आगजनी हुई, लेकिन देश के माननीय सांसद क्या कह रहे हैं, जरा उस पर गौर कीजिए। दो आदमी जो मुल्क का माहौल बिगाड़ सकते हैं, तो उनके खिलाफ उनकी तो कोई कसूर नहीं जी। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है। पत्थरबाजी तो कहीं भी ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरन करता आदमी जो कुछ भी करता, वो तो दोनों तरफ से हुई, पत्थरबाजी हुई है, जो कुछ भी हुई है। लेकिन अकेले मुसलमानों को
इसका मुजरिम बनाना वो ठीक नहीं है। हाथ में पत्थर उठाना मजबूरी नहीं है। लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन जिस तरह से एक खास दिन हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, उसे लेकर कई सवाल हैं। आज देश में आग में लगी रही जुमे के मौके पर, लेकिन एक और बड़ी स्टोरी रही सिद्धू मूसेवाला पर, जिसके बारे में अब परतें खुलती जा रही हैं कि किसने क्यों हत्या की होगी। एक नया एंगल सामने आ रहा है पाकिस्तान की साजिश का। आज हमारा सवाल भी इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ था। हमने आपसे पूछा था कि आपको सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का कारण क्या लगता है। 3 ऑप्शन आपके सामने अपने ट्विटर पोल में रखे थे। पहला ऑप्शन था गैंगवॉर का नतीजा, दूसरा था पाकिस्तान की साजिश और तीसरा था प्रशासनिक लापरवाही। देखते हैं किसको सबसे ज्यादा वोट मिले। 54% लोग गैंगवॉर को बताते हैं जिम्मेदार, 7% पाकिस्तान की साजिश मान रहे हैं और 39% इसको प्रशासनिक लापरवाही के तौर पर देखते हैं। तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या गैंगवॉर का नतीजा रही है। तो इंडिया चाहता है मैं आज के लिए बस इतना ही। ब्रेक के बाद मास्टर स्ट्रोक रूबिका लियाकत के साथ देखना मत भूलिएगा। फिलहाल मुझको दीजिए इजाजत। आप सबका वीकेंड शांतिपूर्ण रहे। गुड नाइट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।